तो चलिए, आज 27 जून है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिनको आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मंगवा सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो फ़िलहाल बंद है और वो आपको दोबारा से अब शायद देखने को ना मिले। आपको सभी पीडीएफ की जो फाइल हैं वो व्हाट्सएप पर ही मंगानी पड़ेंगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 20% आरक्षण देने की घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर जिले को 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरह के उत्पीड़न संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सके। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और समय समय पर उनकी उचित निगरानी भी की जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अनुसूचित जाति के लिए किया जा रहा है, ये सबका साथ सबका विकास योजना के तहत किया जा रहा है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हरियाणा सरकार ने और भी कई सारे फैसले लिए हैं, जिस प्रकार से हर ज़िले को 50 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। उत्पीड़न संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती में 20% आरक्षण सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। प्रदेश में समय समय पर जो सेमिनार हैं वो भी करवाए जाएंगे और उनमें जॉब से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो स्टूडेंट हैं, जो फिर विद्यार्थी हैं, उन सबको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर ये अहम मीटिंग की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोहर खट्टरलाल मीटिंग कर रहे हैं और ये तो भाई पूरी लट्टू हो रहे हैं खट्टरलाल पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सरकारी अफसरों के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है HAIC के द्वारा। HAIC की फुल फॉर्म है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। जिस तरह कोई सर्विस देने पर आप जोमेटो, ओला, उबर, अमेजोन और स्विगी को उसके कार्य के आधार पर रेटिंग देते हैं, उसी तरह से अब हरियाणा सरकार के अधिकारियों के भी कामकाज का आकलन किया जाएगा। आम लोग अपनी समस्याएं लेकर विभिन्न अधिकारियों के पास जाएंगे। अधिकारियों के द्वारा समस्याओं के समाधान के आधार पर लोग उन्हें रेटिंग भी देंगे। रेटिंग में जो अधिकारी सबसे अधिक स्टार हासिल करेगा उसे साल के अंत में 25 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन राकेश दौलताबाद ने अधिकारियों को रेटिंग के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किए जाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। राकेश दौलताबाद गुड़गांव जिले के बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। ये रेटिंग का कार्य एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। लोगों की समस्याएं इस सॉफ्टवेयर में दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारियों के पास जाएंगी। समस्या का समय से समाधान होने अथवा नहीं होने पर अधिकारियों के रुख के आधार पर संबंधित व्यक्ति विधायक के दफ्तर में फीडबैक भी देगा, जिसके आधार पर अधिकारियों की रेटिंग होगी। इस सॉफ्टवेयर में पीड़ित या शिकायतकर्ता व्यक्ति का नाम, उसकी समस्या हल करने वाले अधिकारी का पद और नाम तथा स्टार की संख्या भी दर्ज की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल्स अफेयर्स ने कहा है कि डेनमार्क के साम्राज्य ने भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनुसमर्थन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ डेनमार्क ISA-FA की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें 8 जनवरी 2021 को इसमें संशोधन भी लागू हुए हैं। इस समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में एक अतिरिक्त सचिव के द्वारा भी प्राप्त की गई हैं। विदेश मंत्रालय ISA फ्रेमवर्क समझौते का डिपोजिटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो समझौता है ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, जिसको शॉर्ट में ISA कहा जाता है, इसको इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोई ओलांद के द्वारा पेरिस
फ्रांस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP21 से पहले लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना और सौर ऊर्जा की व्यापक तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान करना है। यह 121 से अधिक देशों का एक गठबंधन है। वर्तमान में 77 देशों ने ISAFA पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है, जबकि 95 देशों ने ISAFA पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो यहाँ पर जो नया ISA फ्रेमवर्क समझौता है यह 8 जनवरी 2021 को लागू हुआ था। संशोधित ढांचे के तहत ISA की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। पहले यह उन देशों के लिए खुला था जो कि आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से ट्रॉपिक्स के भीतर स्थित थे। 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इटली ISA में शामिल हो गया है। यहाँ पर जो ISA है इसके महानिदेशक फिलहाल अजय माथुर हैं और इसका मुख्यालय हमारे भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा जो डेनमार्क है इनके प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है और इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। और डेनमार्क जो हमारे मैप में है वो यहाँ पर है, इस प्रकार से ये देश है और इस प्रकार दिखता है, तो ये डेनमार्क देश है। इसके बाद है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ने फरीदाबाद को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में कौन सा स्थान दिया है? तो ये स्थान दिया गया है 40वां स्थान। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट्स के द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 66.7 के स्कोर के साथ बेंगलुरु को भारत की सबसे अधिक रहने योग्य राजधानी के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद चेन्नई तमिलनाडु नंबर 2 पर है, शिमला हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पर है। यह इंडेक्स स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट्स 2021 शीर्ष वाली रिपोर्ट का ही हिस्सा है। यह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2018 के अंदर प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको इस चार्ट के द्वारा दिखा देता हूँ कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर अगर जनसंख्या की बात की जाए 10 लाख से अधिक की, तो वहाँ पर जो हमारे हरियाणा का पहला जो ज़िला आता है वो फरीदाबाद ज़िला आता है और इसकी जो रेटिंग दी गई है वो 51.26 की दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के जनसंख्या 10 लाख से कम है तो वहाँ पर आता है गुरुग्राम ज़िला, जिसकी इंडेक्स रेटिंग 56 दी गई है। अगर बात की जाए नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक के अंदर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में, तो ये फरीदाबाद है जिसकी रेटिंग 41.45 दी गई है। और अगर बात की जाए नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है तो वो है करनाल, जो कि चौथे नंबर पर है और इसकी रेटिंग 51.39 दी गई है। तो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो जीवन की गुणवत्ता श्रेणी में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधक, सुरक्षा, गतिशीलता और मनोरंजन के अंदर पणजी गोवा पहले स्थान पर था, जबकि श्रीनगर जम्मू और कश्मीर सबसे खराब राजधानी था। आर्थिक क्षमता श्रेणी के अंदर बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक सबसे अच्छी राजधानी के रूप में उभरा, जबकि कोहिमा और नागालैंड सबसे खराब राजधानी के रूप में सामने आई। सस्टेनेबिलिटी श्रेणी में बात की जाए तो पर्यावरण, हरित स्थान और भवन, ऊर्जा की खपत और शहर का लचीलापन मोर्चा के अंदर शिमला हिमाचल प्रदेश सबसे अच्छी राजधानी रहे हैं और इम्फाल मणिपुर इसके अंदर सबसे खराब स्थिति के अंदर रहे हैं। नागरिक धारणा सर्वेक्षण में बात की जाए तो सबसे अच्छी राजधानी भुवनेश्वर ओडिशा और सबसे खराब जो है वो दिल्ली है। इस सर्वेक्षण का उपयोग प्रशासकों की भूमिका का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट्स का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसके संस्थापक व निदेशक जो हैं वो अनिल कुमार अग्रवाल हैं और इसके जो महानिदेशक हैं वो सुनीता नारायण हैं। तो यहाँ पर सूचकांक जो है ये मापदंड हैं, ये 4 मापदंडों पर आधारित हैं: जीवन की गुणवत्ता पर, आर्थिक क्षमता पर, स्थिरता पर और नागरिकों की धारणा पर, जिसके आधार पर भारतीय शहरों को 100 में से रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर बेंगलुरु और जो कर्नाटक हैं वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स स्कोर के अंदर 66.7 नंबर पे है। चेन्नई और तमिलनाडु 62.61 नंबर पे और शिमला हिमाचल प्रदेश 60.9 स्कोर के साथ
ये इस 6.9 ईज ऑफ लिविंग स्कोर में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो ये हुए हैं 887.10 करोड़ रुपए। तो ये जो पैसे अप्रूव्ड हुए हैं ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो योजना है उसके तहत हरियाणा को वितरित किए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत घटकर मई में 4,662 करोड़ रुपए हो गई है? तो ये घटी है 30% जीएसटी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापार, उद्योगों और कारोबार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। लॉकडाउन के कारण मई महीने में जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले में करीब 30% कम हुआ है। अप्रैल के अंदर यह 6,656.43 करोड़ रुपए था, जबकि मई में जीएसटी कलेक्शन 4,662.91 करोड़ ही पाया गया। यह पिछले 9 माह में सबसे कम रहा है। इतना असर तो पहली लहर के पीक वाले नवंबर महीने में भी नहीं देखा गया था। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 5,927.84 करोड़ रुपए था, जो पिछले 9 माह में अप्रैल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। हालांकि उस वक्त हरियाणा समेत ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन खुल चुका था, लेकिन इस बार अप्रैल में दूसरी लहर की शुरुआत के बाद 3 मई को ही प्रदेश में दूसरी बार लॉकडाउन लगा दिया गया था। 2 सप्ताह बाद कुछ ढील दी गई, लेकिन यह अभी तक भी पूरी तरह से नहीं खुला है। इसका असर जून की जीएसटी कलेक्शन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जून के पहले 15 दिनों में सिर्फ 626.55 करोड़ रुपए का ही जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की मंडियों में धान पर कितनी फीसदी मार्केट फीस और HRDF को बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 3%। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने मंडियों में धान पर लगने वाली मार्केट फीस और हरियाणा ग्रामीण विकास फंड में वृद्धि कर दी गई है। इनमें 3% की वृद्धि की गई है। पहले इसकी दर 1% थी और अब मार्केट फीस पर HRDF 4% देना होगा। फल व सब्जियों पर पहले ही 2% मार्केट फीस लगाई जा चुकी है। इसके बाद है हरियाणा में किन्हें हर महीने की निश्चित तिथि को मानदेय मिलेगा व स्मार्टफोन भी मिलेंगे? तो ये है नंबरदारों को। हरियाणा में नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा, इसके उलट उनकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। नंबरदारों को हर महीने एक निश्चित तिथि को मानदेय दिया जाएगा ताकि उन्हें कई माह तक इंतजार न करना पड़े। सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है तथा जल्द ही स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नंबरदारों को आधुनिक तरीके से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि वह अच्छे सुझाव दें। उन्हें गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर होने वाले सोशल ऑडिट्स में शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों के द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए कमेटी में नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में पिछले 5 सालों में कितने प्रतिशत बिजली खपत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 33% की। हरियाणा प्रदेश में 5 सालों के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता 41% बढ़ गया है, जबकि कुल बिजली खपत की बात करें तो उसमें 33% का इजाफा हुआ है। प्रदेश के गठन के समय 1966 में जहां मात्र 48 किलोवाट घंटा प्रति व्यक्ति बिजली खपत थी, जो 2019-20 के साल में बढ़कर 1805 किलोवाट घंटा हो गई है। तो यहाँ पर 5 सालों में प्रति व्यक्ति बिजली जो खपत है वो 41% बढ़ गई है। वो आप एक सारणी के द्वारा देख सकते हैं। ये सारणी मैंने आपके लिए बनाई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015-16 के अंदर जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी वो 1269 किलोवाट वार्षिक थी, जो कि अब 2016-17 के अंदर 1322 हुई, फिर 2017-18 में 1720 हुई, फिर 2018-19 में 1793 और 19-20 के अंदर 1805 किलोवाट वार्षिक हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम 5 सालों के अंदर कुल बिजली खपत की बात करें, जो कि 1 लाख किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ी है, तो ये 2016 के अंदर 3,21,722 लाख किलोवाट प्रति घंटा थी और 2019 में ये बढ़कर 4,07,090.04 हुई और 2020 के अंदर 4,30,945.59 हो गई। तो यहाँ पर बिजली की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े हैं, जिस प्रकार से सन 1966 में प्रदेश में कुल बिजली कनेक्शंस 3,11,914 थे और 2020 में प्रदेश में कुल बिजली कनेक्शन 68,57,609 हो गए। 2020 में प्रदेश के कुल घरेलू बिजली जो कनेक्शन है वो 53,91,944 हो गए हैं।
1966 में कुल ट्रांसफार्मर की जो संख्या है वो 5390 थी। 2020 में कुल बिजली उपभोग की बात करें तो 4,30,945.59 लाख KWH की है। तो चलिए आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा सरकार के द्वारा ओलंपिक कोटा के तहत खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 5 लाख रुपए एडवांस दिए जाते हैं। इस घोषणा के तहत बॉक्सर अमित पंघाल को 5 लाख रुपए राशि सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इस शपथ पत्र में खिलाड़ी को अपना नाम, गांव, जिला का नाम, सफलता की जानकारी देनी होती है। खिलाड़ी को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव मिलने, किसी आपराधिक व यौन शोषण मामले में दोषी पाए जाने पर सरकार को एडवांस में ली गई 5 लाख रुपए की राशि खेल विभाग व राज्य सरकार को वापस लौटानी होती है। शपथ पत्र तहसीलदार के द्वारा सत्यापित करना होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आज का बनने वाला क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई ICN चैंपियनशिप्स की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने भाग लेकर 2 गोल्ड जीते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, रानी यादव, कमलेश कुमारी, नीरू समोता या फिर सपना मलिक। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हरियाणा पुलिस कमांडो और हरियाणा SI का फॉर्म नहीं भरा है तो उसे भी भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बना रखी है अपने स्मार्ट वर्क चैनल पर। उसका लिंक आपको इसी वीडियो में नीचे यहाँ मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके इन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।